हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसे हम कहेंगे कोलिजन। ये हमारे चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहेंगे कोलिजन। और कोलिजन को पढ़ने से पहले एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। ओके, हमको पता है इन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम क्या लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। यही लिखते हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। पर अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन लें जिसमें एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू लिख दे जीरो, मतलब कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, इम्बैलेंस फोर्स जीरो है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू जीरो होगा। मतलब हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो होगा। मतलब हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम होगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे तो हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी, ओके, on system of bodies is equal to zero, then the linear momentum of system remain conserved. Okay, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ओके, अच्छा यहाँ पर हमें एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कोलिजन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक एग्जाम्पल है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलिजन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन। मीनिंग तो हमें पता है, जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराती है उसे हम कोलिजन कहेंगे। ओके, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, दैट इज दिस फिनोमेना ऑफ साइंस इज कॉल्ड कोलिजन। और यहाँ पर कोलिजन के टाइप्स हमको देखना है, तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो अगर हम कोलिजन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कोलिजन का डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन करें, तो हमें यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। ओके, हम अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोलिजन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे सबसे बेसिक क्राइटेरिया है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, तो सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट की, है ना। जैसे कि एक कोई बॉडी है ना, एक कोई बॉडी है, ये बॉडी नंबर 1 है। ओके, और इसका सेंटर ऑफ मास C1 है। ओके, और ये बॉडी नंबर 2 है जिसका सेंटर ऑफ मास C2 है। और अगर हम एक लाइन से इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिला देते हैं, एक लाइन से दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिला देते हैं, तो ये जो लाइन होगी इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या कहेंगे, line of impact. If we are connecting the center of mass of two body, the line joining is called line of impact. तो हम यहाँ पर इसका definition लिखेंगे, if the line joining the center of mass of two bodies is called लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, और इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे हम कोलिजन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी हेड ऑन कोलिजन और दूसरा कैटेगरी है ऑब्लिक कोलिजन। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी जो है उसे हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास में हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन का क्या मतलब है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बॉडी कोलाइड कर रही है ना। ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट और ये है बॉडी नंबर 1 M1। ओके, और ये है बॉडी नंबर 2 M2, है ना। ये दोनों बॉडी कोलाइड कर रही है, तो इनका जो वेलोसिटी है, इनका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में ही है।
मतलब u1 जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में है और u2 जो है वो भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में। ओके, और कोलिजन के बाद जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इसी डायरेक्शन में ये दोनों बॉडी मूव कर रही है। मतलब आफ्टर द कोलिजन दिस बॉडी नंबर 1 दैट इज m1 विल हैव वेलोसिटी v1 दैट इज द फाइनल वेलोसिटी v1, और इस बॉडी नंबर 2 का वेलोसिटी v2 भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में ही है। तो ऐसे कोलिजन को हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं हेड ऑन कोलिजन का, क्या लिखेंगे? when bodies move along the line of impact, along the line of impact before and after the collision, before and after the collision, that is called head on collision। इसे हम क्या कहेंगे? हेड ऑन कोलिजन। तो ये वाला जो केस हमने लिखा था, ये केस था, फर्स्ट केस जो था वो बिफोर कोलिजन का था, ओके, और सेकंड केस जो हमने लिखा वो आफ्टर कोलिजन का था, और दोनों में बॉडी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। पर ऑब्लिक कोलिजन क्या है? जब ऐसा नहीं हो, जैसे ये है हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ओके, और यहाँ पर इनिशियल जो m1 था, है ना, वो कहीं ऑब्लिकली ऐसा मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी वेक्टर से, ओके, और m2 जो है वो ऐसा कोई u2 वेलोसिटी वेक्टर से मूव कर रहा था, है ना। मान लेते हैं ये एंगल θ1 है और ये एंगल है θ2। ये वाला केस जो है वो हमने देखा बिफोर कोलिजन में, और आफ्टर कोलिजन के बाद मान लेते हैं ये वेलोसिटी v1 दैट इज ऑफ m1 का वेलोसिटी v1 हो गया। मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है, और m2 जो है उसका वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर क्या बना रहा है? v2 वेक्टर बना रहा है बीटा एंगल। तो यहाँ पर हमने देखा कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन बोथ आर नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। और ऑब्लिक कोलिजन का यूज करने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, दैट इज दिस p वेक्टर इनिशियल इज इक्वल टू p वेक्टर फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते समय हमें वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। हमें x डायरेक्शन का वेक्टर अलग और y डायरेक्शन का कंजर्वेशन अलग देखना पड़ेगा, और z डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो z डायरेक्शन का अलग देखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर हमें वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है। इसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे ऑब्लिक कोलिजन, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।